गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको याद होगा औरंगजेब का पतन हुआ। औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन होने के बाद हमने लास्ट जो है पंजाब राज्य का उत्थान और पतन पढ़ा था। अब सारा फोकस जो है मेरा अंततः ब्रिटिश कंपनी की ओर है। तो ब्रिटिश कंपनी कैसे भारतीय शक्तियों से टकरा रही है और अपनी समानांतर शक्तियों में कैसे वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी, उसी क्रम में आज मैं आपके सामने बंगाल वाला सेक्शन लाया हूँ। और हम पढ़ेंगे अब बंगाल। ठीक है, बंगाल पढ़ेंगे हम। और बंगाल में कैसे ब्रिटिश शक्ति का उत्थान और पतन होता है, बंगाल, उसी को मैं पढ़ने आ रहा हूँ। ठीक बात है। देखिए, बंगाल जानते हैं, अगर जो आप जानते हो उस समय के बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो उस समय का बंगाल वर्तमान बंगाल नहीं है। उस समय के बंगाल में बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये बांग्लादेश, ये सारा का सारा इलाका जो है बंगाल का इलाका है। ठीक बात है। आप जानते हैं आफ्टर पार्टीशन पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बाद वर्तमान बांग्लादेश बना है, हम जानते हैं। तो उस समय का जो बंगाल है, उस समय के बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी बंगाल, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो भी उस समय बंगाल में सम्मिलित होता था। और बंगाल जो है अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। कृषि भूमि बहुत उपजाऊ और साथ ही साथ बंदरगाहों के साथ साथ वहाँ पे मध्यकाल में हम पढ़ेंगे, मध्यकाल और उससे पहले भी कई ऐसे राजाओं का उदय हुआ जिससे उस क्षेत्र में विकास हुआ है। ठीक बात है। और विकास का परिणाम था वहाँ व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। तो ये बंगाल एक समृद्ध और धनी प्रांत बन गया था। ठीक होगी बात। तो उसी बंगाल से शुरू कर रहे हैं हम अंग्रेजों के उत्थान की कहानी। और मैं शुरू करूंगा सबसे पहले 1651 से। आपको याद होगा 1651 में हुगली में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी, अगर आपको याद हो। ठीक बात है। और इसी 1651 में शाह शुजा ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए 3000 रुपये वार्षिक के बदले व्यापारिक छूट प्रदान की थी, अगर आपको याद हो, व्यापारिक छूट दी थी। ठीक बात है। और तीसरा सेक्शन जो है वो है 1717 का, जब फारूक शेर ने दस्तक दी थी अंग्रेजों को। मैं आपको ये सारा पीछे पढ़ा चुका हूँ। 1717 में फारूक शेर द्वारा दस्तक यानी मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था कंपनी को। और धीरे धीरे कंपनी इस क्षेत्र में हावी होती जा रही है। और अब मैं चल रहा हूँ कि बंगाल की उस समय स्थिति क्या थी और हमें कहाँ से शुरू करना है और कैसे कंपनी का स्थानीय शक्तियों से संघर्ष होगा। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने जस्ट भूमिका के लिए लिखा है कि कंपनी का कैसे इस्टेब्लिश हो रही है वहाँ बंगाल में। तो शुरुआत 1651 से होती है। ठीक होगी बात। चलिए आगे चलता हूँ। देखिए, बंगाल में क्या था, बंगाल मुगल का एक सूबा था। किसका सूबा था? मुगल का एक सूबा यानी प्रांत हुआ करता था। ठीक हो गई बात। यहाँ पर अगर आप माने तो 1670 से लेकर 1700 तक अंग्रेज यहाँ पे इंटरलोपर्स का बोलबाला था। किनका? इंटरलोपर्स का। आप कहेंगे इंटरलोपर्स का मतलब है अनाधिकृत व्यापारियों का। ठीक बात है। अनाधिकृत व्यापारियों का बोलबाला था। विदेशी व्यापारी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी से लेकर के और जितनी भी कंपनियां थी, सब क्या कर रही थी, सब यहाँ पर अनाधिकृत रूप से इलीगली व्यापार करती थी और बंगाल में लूट मचा रखी थी। ठीक हो गई बात। जिससे क्या हुआ, इससे मुगलों का कभी कभी इनसे संघर्ष भी हुआ है। आप जानते हैं औरंगजेब ने भी इनकी एक बार पिटाई भी की थी, आपको याद होगा। ठीक हो गई बात। चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूँ फारूक शेर से। देखिए, फारूक शेर की अगर बात करूँ, फारूक शेर का काल 1713 से 1719 था। इसने बंगाल में 1717 में मुर्शीद कुली खां को गवर्नर बनाया। किसे बनाया? मुर्शीद कुली खां को गवर्नर बनाया। तो बंगाल का गवर्नर बन रहा है मुर्शीद कुली खां, जिसका काल होगा 1717 से 1727 तक। ठीक बात है। यहीं से बंगाल के इतिहास की शुरुआत होती है। ठीक है। अब मुर्शीद कुली खां का एक क्वेश्चन पेपर में आया, मैं आपको बता देता हूँ। यह शुरू से ही स्वतंत्र कर रहा था, शुरू से ही स्वतंत्र राज्य की तरह शासन करता था, स्वतंत्र राज्य की तरह। हालांकि ये मुगलों को राजस्व भेजता रहा मुगल दरबार में, लेकिन शुरू से ही
ये अपनी स्वतंत्रता का बहुत अधिक प्रयोग करता था, मुर्शीद कुली खां। ठीक बात है। चलिए, तो आप मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की, बंगाल में हम बात कर रहे हैं मुर्शीद कुली खां की। मैं यहीं से क्रम शुरू कर रहा हूँ, आप आइए मेरे साथ। मुर्शीद कुली खां, इसका काल होगा 1717 से 1727। ठीक है। इसके समय में इसने बंगाल में सुधार किया। बंगाल में सबसे बड़ा सुधार क्या है? जमींदारी सुधार लागू किया इसने। अब उसी के कारण इसके यहाँ पे विद्रोह फूट पड़े। अब आपसे पेपर में पूछ ले कि किसके समय पर विद्रोह हुए थे, तो सीताराम, जमींदारों के विद्रोह हैं सीताराम, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। आपसे पूछे ये जमींदार है, इन जमींदारों का विद्रोह किसके समय हुआ था, तो आप कहेंगे ये मुर्शीद कुली खां के समय इन जमींदारों ने विद्रोह किया था। मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको जो आपके काम आएगी। फिर भी इसने विद्रोह को दबा दिए और 10 साल तक एक सफल प्रशासक के रूप में बंगाल का शासन ये करता रहा। ठीक होगी बात। उसके बाद शुजाउद्दीन बैठा गद्दी पर 1727 से 39 तक, जो मुर्शीद कुली खां का दामाद था। क्या था? दामाद था। उसके बाद सरफराज बैठा 1739 से 40 तक। यहाँ तक का इतिहास एक सिंपल है। आपको ये क्वेश्चन क्या आता है, आपको ये आएगा कि बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन है? मुर्शीद कुली खां। दूसरा, ऐसा कौन सा प्रांत था जो मुगलों के अधीन स्वतंत्र होकर शासन कर रहा था लेकिन फिर भी राजस्व देता रहा? वो बंगाल था। पेपर में आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। बंगाल में जमींदारी सुधार किया। आपसे पूछे सीताराम, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद के विद्रोह किस बंगाल के नवाब के समय हुए थे, तो आप कहेंगे मुर्शीद कुली खां के समय हुए थे। ठीक होगी बात। शुजाउद्दीन और सरफराज खां, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे इंपॉर्टेंट शुरू होगा, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए, अगला बंगाल का जो नवाब बनता है उसका नाम है अलीवर्दी खां। क्या नाम है? अलीवर्दी खां। फेमस बंगाल के नवाब हैं अलीवर्दी खां, और ये 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहेगा। ठीक हो गई बात। अब इसने क्या किया? इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। राजस्व देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। याद आया आपको? मैंने अभी कहा था बंगाल स्वतंत्र हो गया था लेकिन फिर भी राजस्व देता रहा। तो पहली बार कौन सा मुगलों के अधीन प्रांत था जिसने राजस्व देना बंद कर दिया? उसका नाम है अलीवर्दी खां। ठीक है। दूसरा, अलीवर्दी खां के समय मराठों का आक्रमण हो रहा था। मराठों यानी कि रघुजी भोसले, आपको याद भी होगा, हमने पीछे भी पढ़ा था। रघुजी भोसले बंगाल बिहार पे लूट मचा रहे थे। तो रघुजी भोसले, तो इसने मराठों को चौथ का अधिकार दिया बंगाल से। आपसे पूछे मराठों को बंगाल से चौथ का अधिकार किसने दिया है, तो आप कहेंगे अलीवर्दी खां ने दिया है। ठीक है। ये प्रशासन में सुधार करने का प्रयास करता रहा। यूरोपीय कंपनियों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ गया था उनकी नीति को, इसलिए इसने यूरोपीय कंपनियों को क्या कहा था? यूरोपीय कंपनी को इसने मधुमक्खी कहा था। क्या कहा था यूरोपीय कंपनी को? मधुमक्खी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से की है? इसने की है। इसने कहा अगर ना छेड़ो तो शहद देंगी, छेड़ा तो काट काट कर मार डालेंगी, ये इसने कहा था। ठीक बात है। तो किसने मधुमक्खी से यूरोपीय कंपनियों की तुलना की है? अलीवर्दी खां ने की है। चलिए, मैं आगे चल रहा हूँ। अलीवर्दी खां का मैंने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 से 56 तक अलीवर्दी खां का शासन है। मुगलों को राजस्व देना बंद किसने किया था? अलीवर्दी खां ने किया था। इसके समय मराठों के आक्रमण हो रहे थे। आपसे पूछे मराठों को बंगाल के क्षेत्र से चौथ वसूली का अधिकार किसने दिया था? बंगाल के नवाब ने, अलीवर्दी खां ने दिया था। यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की है? तो अलीवर्दी खां ने की है। चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ आगे, और अब शुरू होंगे संघर्ष। आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा। ये फैक्चुअल पोर्शन है। मैं आपको कहानी वाले भी पढ़ा सकता था, लेकिन उससे क्या होगा, आपका ये सेक्शन छूट जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन उठ के आया और यही नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी पढ़ें पूरा पढ़ें। अब बैठेगा सिराजुद्दौला। इसका काल है 1756 से 1757। सिराजुद्दौला का काल है। ठीक हो गई बात। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। इसके समक्ष समस्याएं क्या थी, पहले वो देख लेते हैं। एक तो था इसका
चचेरा भाई, जो कि पूर्णिया का नवाब था। कहाँ का? पूर्णिया का नवाब है। नाम क्या है? नाम है शौकत जंग। ठीक होगी बात। एक है इसकी मौसी, मौसी का नाम है घसीटी बेगम। ठीक होगी बात। मौसी का नाम है घसीटी बेगम। ठीक बात है। और एक इसका सेनापति है, सेनापति का नाम है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन है? अली वर्दी खां का दामाद। क्या है मीर जाफ़र? सेनापति। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसने इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे आगे युद्ध होगा। देखिए 1756 की बात है, युद्ध हो रहा है जिसका नाम है मनिहारी का युद्ध। अब आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में हुआ, जिसमें ये शौकत जंग पराजित हो गया। एक युद्ध तो ये आ गया। ठीक होगी बात। दूसरा, मीर जाफ़र का क्या करें? मीर जाफ़र को हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया, तो इसे भी हटा दिया, सेनापति बनाया। ठीक होगी बात। तो इसने जो इसके विरोधी थे, इसके समक्ष समस्याएं थी, इसने समाधान किया, एक को शक्ति के द्वारा और दूसरे को हटा दिया। अब ये मीर जाफ़र ही जा करके अंग्रेजों से गुटबाजी करेगा। अंग्रेजों से क्या करेगा? गुटबाजी करेगा। अब हम देखते हैं आगे कैसी कैसी समस्या होती है। ठीक होगी बात। सबसे पहली समस्या, इसका चचेरा भाई था, मनिहारी के युद्ध में पराजित हुआ है चचेरा भाई अक्टूबर 1756 में। ठीक होगी। चलिए अब मैं आता हूं सिराजुद्दौला अंग्रेज संबंध। अब आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजों के साथ इसके कैसे संबंध हुए, तो आपको देखना चाहिए। खराब क्यों हुए वो मैं देखता हूं। देखिए मैं आपको कारण बताता हूं। नंबर 1, राज्यारोहण के समय उचित सम्मान ना देना, उचित सम्मान न देना। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? देखिए सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, उस समय प्रथा ये थी, जो भी बादशाह बनता था, नवाब बनता था, तो जितने भी व्यापारिक लोग हैं, कंपनियां हैं, वो दरबार में जाती थी और उचित गिफ्ट दे के आती थी, विश करके आती थी, सम्मान देती थी। कंपनी ने अपना आदमी ही नहीं भेजा राज्यारोहण के बाद, सिराजुद्दौला के बाद इस पास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो सिराजुद्दौला से पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। दूसरा, अब बंगाल में दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है। आप कहेंगे क्या? दस्तक का दुरुपयोग। मैंने आपको बताया था कि 1717 में फारूक सियर द्वारा कंपनी को दस्तक दी गई थी। कंपनी को दस्तक पता है किस लिए दी गई थी? कि आप कंपनी के माल को दी गई थी, यानी सरकारी माल को, कंपनी का अपना जो माल है। उसके अलावा कंपनी के लोग क्या करने लगे? उस दस्तक सर्टिफिकेट का प्रयोग अपने निजी व्यापार में करने लगे, यानी कंपनी के कर्मचारी प्राइवेट व्यापार में भी अपना दस्तक का प्रयोग करने लगे। और इतना ही नहीं, दस्तक को मान लीजिए कोई भारतीय व्यापारी है, उसको 20 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब 20 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कंपनी ने कि हमारे नाम से निकाल ले और 10 रुपये हमें दे दे, तेरे वैसे 10 बच गए। तो इससे अंततः नुकसान किसको हो रहा है? अंततः नुकसान तो नवाब को ही हो रहा है, तो जिससे राजस्व की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तीसरा, फोर्ट विलियम की किलेबंदी। ठीक बात है। आप कहेंगे फोर्ट विलियम, मैंने आपको बताया था हुगली में इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी, याद होगा आपको, सूतानदी, कालीकट, गोविंदपुर। उसके बाद वहाँ पे किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। मैंने आपको पीछे पढ़ाया, कंपनी की स्थापना में चार्ल्स आयर पहले उसके गवर्नर थे, सब पढ़ाया मैंने आपको। क्या कर रहे थे? फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। ठीक है। आप कहेंगे क्या मतलब? देखिए इस समय ना क्या हो रहा था, इस समय अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज अपने किलेबंदी कर रहे थे फोर्ट विलियम की, और फ्रांसीसी जो है अपने चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे थे। फ्रांसीसी को कहाँ था? चंद्रनगर था। तो सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि मेरे राज्य में झगड़ा नहीं होगा, किलेबंदी बंद करो। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी बंद कर दी। फ्रांसीसियों ने काम नहीं करेंगे, अंग्रेज नहीं मानने, और ये तो फोर्ट विलियम के चारों ओर खाई खुदवा रहे थे और किलेबंदी कर रहे थे। तो यानी कि नवाब की सुन ही नहीं रहे हैं ये लोग। तो आप देखिए संबंध खराब तो होंगे ही। चलिए, इतने में सूचना मिली, मैंने आपको बताया ना ओंगल फ्रांसीसी संघर्ष हो रहा था,
तो कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी अपनी कासिम बाजार में गोला बारूद इकट्ठा कर रही थी। क्या कर रही थी, गोला बारूद। अब गोला बारूद इकट्ठा कर रही थी और तो सिराजुद्दौला को संदेह हुआ, सिराजुद्दौला को लगा कि ये तो मेरे विरुद्ध भी कर सकते हैं। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि आप मुझे कासिम बाजार किले का निरीक्षण कराइए। कंपनी ने मना कर दिया। अब बादशाह को मना कर दिया कासिम बाजार का निरीक्षण कराने के लिए। तो देखिए ये भी इसका मतलब कंपनी जो है नवाब के विरुद्ध काम कर रही है। फिर देखिए सिराजुद्दौला के यहाँ पे कुछ लोगों ने विद्रोह किया। तो ये इन्होंने क्या किया, कंपनी ने विद्रोहियों को कंपनी ने शरण दी। किसने, यानी कंपनी की इतनी हिम्मत हो रही है, मेरे इलाके में व्यापार कर रहे हो, मेरे विद्रोहियों को शरण दे रहे हो, अपने किले को खाई खोद कर मजबूत कर रहे हो, हथियार इकट्ठे कर रहे हो, मेरे को राजस्व नहीं लेने दे रहे हो, मेरे राज्यारोहण को आप राज्यारोहण मान करके सम्मान नहीं दे रहे हो, तो भाई संबंध तो खराब होने ही थे। अब फोर्ट विलियम की किलेबंदी रोकी नहीं तो सिराजुद्दौला को क्या आया, गुस्सा आया। यहाँ पर इन कारणों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पलासी के युद्ध के कारण। अगर मैं समझाऊं आपको तो ये किसके कारण है, पलासी के युद्ध के कारण। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कभी आपको कहीं मेंस भी लिखना पड़े, टिप्पणी लिखनी पड़े, सब यही होता है मेंस, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया, बाकी आपको पॉइंट यही हैं सारे के सारे। तो पलासी के युद्ध के क्या क्या कारण हैं, वो हैं सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज क्या हुआ, अंग्रेज़ों की बंगाल में टकराव के कारण, ये सारी बातें वही हैं, आप इन्हें समझ लीजिए 5-6 पॉइंट, ठीक है कोई बात। चलिए अब सिराजुद्दौला करेगा एक्शन, देखते हैं अब एक्शन रिएक्शन क्या होता है। भाई आप कंपनी तो सुन नहीं रही है, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने जून 1756 में कलकत्ता पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया, कलकत्ता पर हमला। ठीक हो गई बात। अब जून 1756 में कलकत्ता पर हमला किया। कलकत्ता का गवर्नर कौन था, गवर्नर था ड्रैक, ये भाग गया। ठीक है, तो कलकत्ता पर किसका कब्जा हो गया, कलकत्ता पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया। ठीक होगी बात। इसी कलकत्ता में अब 20 जून 1756 की एक घटना घटी जिसे ब्लैक होल घटना कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल घटना। देखिए कोई लोग कहते हैं कि हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक झूठी कहानी थी। और इस कहानी बनाने वाला कौन था, कहानी बनाने वाला था हॉलवेल। हॉलवेल ने कहते हैं जानबूझकर ये कहानी बनाई जिससे इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता मिल सके और वो नवाब के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध कर सके। देखिए कई कारण है ना, कंपनी प्रत्यक्ष नहीं लड़ सकती। कंपनी क्या है, कंपनी व्यापार करने आई है और अब क्या कर रही है, इलीगल काम कर रही है, और इलीगल काम को सही ठहराने के लिए इन्हें युद्ध करना है, युद्ध करके जीतना है। तो इंग्लैंड में भी तो दबाव बनेगा। तो इसलिए हॉलवेल ने क्या करा, एक भावनात्मक र्यूमर क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया कि भाई बताया ब्लैक होल में 146 यूरोपीय अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में 20 जून की रात को बंद कर दिया, जिसमें से 23 जिंदा बचे, यानी कि 123 लोग बचे, मर गए। ठीक है, 123 मर गए, जिससे सहानुभूति मिल जाए और इनके गलत काम को भी सपोर्ट मिल जाए। पेपर में ये भी पूछा गया इस कहानी को किसने बताया, तो हॉलवेल ने। हॉलवेल ने कहा मैं खुद किले में बंद था, मैं जिंदा बचा था। ठीक होगी बात। तो ये ब्लैक होल की घटना हो गई। अब कंपनी को मार दिए और ये घटना ब्लैक होल की जो कहानी है ये काम भी कर गई और हल्ला मच गया। तो कंपनी को अब भारतीयों के विरुद्ध प्रत्यक्ष लड़ने का मौका मिल गया है। तो मद्रास से क्लाइव को भेजा गया। मद्रास से किसे भेजा गया, मद्रास से क्लाइव को भेजा गया और इसका सहयोगी था वाटसन। तो क्लाइव और वाटसन की सेना आ रही है बंगाल में और इन्हें कहा गया है आप शीघ्र अतिशीघ्र काम कीजिए। क्यों, क्योंकि दक्षिण में फ्रांसीसियों से तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा है। तो इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लेने को कहा गया। कलकत्ता में कौन था, देखिए मैं ऊपर से आता हूँ। सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार करके किसको छोड़ गया था, सिराजुद्दौला कलकत्ता में मानिक चंद को सौंप गया था। किसको सौंप गया था, मानिक चंद को। मानिक चंद किससे मिल गया, अंग्रेजों से मिल गया। ओफो, ये सारे के सारे ही धोखेबाज हैं।
ठीक बात है। मानिक चंद अंग्रेजों से मिल गया और कलकत्ता पर अंग्रेजों को अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब यहाँ पर संधि होगी 9 फरवरी 1757 को, जिसका नाम है अलीनगर की संधि। ठीक बात है, हम बात कर रहे हैं 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि। आप कहेंगे किस किस के बीच में हुई? ये बीच में हुई है नवाब और अंग्रेजों के बीच में। क्या हुआ? नंबर 1, नवाब हार गया यहाँ कलकत्ता में। अलीनगर क्यों कहते हैं? पहले कलकत्ता का पुराना नाम अलीनगर भी हुआ करता था। ठीक होगी बात। क्या हुआ? नवाब ने जीते क्षेत्र वापस कर दिए, यानी कंपनी के जो क्षेत्र जीते हुए थे वो क्या कर दिए? वो वापस कर दिए। ठीक बात है। और दूसरा, कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते हैं, यानी अंग्रेजों को अब किलेबंदी का अधिकार भी देना पड़ा नवाब को। ठीक होगी बात, आप देख सकते हैं। चलिए, और तीसरा, फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा करने का अधिकार। फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा का अधिकार। आप जानते हैं नवाब ने कहा कि आप कर लो कब्जा। फ्रांसीसी के साथ दक्षिण में क्या चल रहा था? दक्षिण में अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था और अंग्रेजों ने यहाँ पे मार्च 1757 फ्रांस की बंगाल में इलाका कौन सा था? चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। तो देख लीजिए आप, अंग्रेजों ने एक तीर से कई निशाने करे और ये सारे के सारे क्षेत्र पर, ठीक है, वो कर लिया। चलिए, मैं अब आगे चलता हूँ और मैं पलासी के युद्ध की तरफ चलता हूँ। देखिए इस समय क्या है, नवाब झुका हुआ है, नवाब को हार का बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसे संधि करनी पड़ी है। तो उसके बाद अब क्या घटना घटती है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये संधि तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्लाइव की जो है इच्छाएं जाग गई है और उसी इच्छाओं को जागने का परिणाम है पलासी का युद्ध 23 जून 1757। पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन है जो नाराज हैं। चलिए, नंबर 1 मीर जाफर, नंबर 2 जगत सेठ। ठीक होगी बात। नंबर 1 मीर जाफर है, नंबर 2 जगत सेठ है, नंबर 3 राय दुर्लभ। ये व्यक्ति जो है, मीर जाफर को तो सेनापति के पद से हटाया था, जगत सेठ को एक बार अपमानित किया था, ये भी नाराज था, और राय दुर्लभ दीवान था, दीवान के पद पर, ये भी क्या था, नवाब से नाराज था। ठीक बात है। और आप जानते हैं दक्षिण में क्या चल रहा है? दक्षिण में कर्नाटक का युद्ध चल रहा है। क्लाइव को अधिक से अधिक धन चाहिए और धन के लिए उसने क्या करा, नवाब के अमीरों से साठगांठ की है। और इधर से तो आया है अमीन चंद और क्लाइव की तरफ से भेजा गया वाटसन। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने एक गुप्त संधि करी है। गुप्त संधि किस किस के बीच हो रही है? नवाब को नहीं पता, नवाब के अमीर और दूसरे हो रहे हैं क्या नाम है आपका, वाटसन। वाटसन कौन था? क्लाइव का सहयोगी था। इसमें तय क्या हुआ? इसमें तय हुआ मीर जाफर को नवाब बनाएंगे। ठीक होगी बात। आप देख लीजिए, मीर जाफर नाराज है, मीर जाफर को ये क्या बनाएंगे, मीर जाफर को ये नवाब बनाएंगे और बदले में अंग्रेजों को आर्थिक अधिकार चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? आर्थिक अधिकार चाहिए अंग्रेजों को। तो ये संधि उसी के तहत गुप्त संधि हो रही है। चलिए, मैं आपको पलासी के युद्ध में ले चलता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ पलासी का क्षेत्र है कहाँ। पलासी नादिया जिले बंगाल में है। नादिया जिले में कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। ठीक होगी बात। चलिए, नेतृत्व कौन कर रहा है? एक तरफ है क्लाइव और एक तरफ है सिराजुद्दौला। ठीक होगी बात। इसका सेनापति कौन है? मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल ये क्लाइव के, इसके नवाब के सेनापति है।
ठीक बात है, पेपर में क्वेश्चन पूछा केवल सेना की यही टुकड़ी लड़ेगी और इनको गोली लग जाएगी, तो उसके बाद सारी की सारी सेना से क्लाइव ने सेटिंग कर रखी थी। मैं आपको बताऊं, क्लाइव के पास बहुत थोड़ी सेना थी। क्लाइव ने यूरोप में कई पत्र लिखे कि आप हमें सहायता भेजिए, सहायता भेजिए, लेकिन यूरोप से कोई सहायता नहीं आई। तब क्लाइव ने ये गुप्त संधि करके एक षड्यंत्र रचा है। उसने ऐसे जासूस लगाए कि आप पता करो कि बंगाल में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन्होंने ढूंढा, जिनमें मीर जाफ़र हैं, जगत सेठ हैं, राय दुर्लभ है, अमी चंद है। ये सारे के सारे महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इन सबको इकट्ठा करा और एक तरह से युद्ध नहीं, पलासी का युद्ध नहीं, मैं आपको कहूँगा तो पलासी का षड्यंत्र। इतिहासकारों ने इसे युद्ध भी नहीं माना है और पलासी का षड्यंत्र माना है। ठीक बात है। अब सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भगा देंगे और मीरन क्या कर देगा, सिराजुद्दौला की हत्या कर देगा। आप कहेंगे मीरन कौन है? मीरन मीर जाफ़र का लड़का है। ये मीरन जो सिराजुद्दौला की हत्या कर देगा। ठीक होगी बात। पलासी के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले वो मैं आता हूं और आप देखिए। चलिए मैं आता हूं पलासी के युद्ध के परिणामों पर। ठीक है, चलिए पलासी के युद्ध के परिणाम। अगर बात करूं मैं सबसे पहले, एक व्यापारी कंपनी क्या बन गई? व्यापारी कंपनी राजनीतिक शक्ति बन गई। ठीक बात है। आप देखिए क्या बन गई, वो राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका उभार हो गया। नंबर 2, 24 परगना की जागीर कंपनी को मिली। 24 परगना की जागीर कंपनी को मिली। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जागीर मिली थी पलासी के युद्ध के बाद, कौन सी जागीर मिली थी। ठीक बात है। तीसरा, बंगाल की लूट के धन से व्यापार शुरू। देखिए अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। अब तक कंपनी जो है भारत से लगा, तो इंग्लैंड से धन और से यहीं का माल खरीदने लगे। कंपनी ने इसे पता है क्या कहा था? इसे कहा था निवेश, कि हम तो निवेश कर रहे हैं, निवेश की संज्ञा दी थी। देखिए क्या मजाक कर रखा है इन्होंने। ठीक हो गई बात। तो इंग्लैंड से धन आना बंद हो गया। अब भारतीय धन से ही भारत का सामान खरीदा जाएगा। ठीक बात है। तो इसी का क्या परिणाम होगा? धन की निकासी शुरू, निकासी प्रारंभ, यानी कि हमारा माल जा रहा है और हमें उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। इसे ही ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ कहते हैं, जो आगे दादा भाई नेहरू जी ने एक्सप्लेन की है। अब भारतीय धन से क्या होगा? भारतीय धन से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बल मिलेगा। ठीक बात है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, आप देखिए वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा और औद्योगिक क्रांति को सहायता मिलेगी। भारतीय धन जो है वहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक हो गई बात। और भारतीय राजाओं की पोल खुल गई। आपने देखा कैसे कि मिले हुए थे राजाओं की पोल खुल गई और कंपनी को कमजोरी पता लग गई कि क्या इनकी कमजोरी है, क्या कमियां हैं भारतीयों की। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पलासी के युद्ध के बड़े गंभीर परिणाम निकलेंगे। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आर्थिक रूप से इन्होंने लूट करी। चलिए अब मैं चलता हूं पलासी के युद्ध के बाद। तय होना बनना था, शासक बनना था मीर जाफर बनेगा। इसका काल रहेगा 1757 से 1760। ठीक हो गई बात। 1757 से 1760 बनेगा। अब ये क्या करेगा? ये कंपनी इसे बहुत लूटेगी, कंपनी इसे बहुत लूटेगी, इतना धन लेगी, इतना बुरी तरह से धन लेगी कि कहते हैं
कि मीर जाफर ने तो सोने चांदी के बर्तन भी बेचे कंपनी की भूख पूरी करने के लिए, भूख शांत करने के लिए, यानी कि महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े, ऐसी स्थिति कर देगी कंपनी इसके साथ। या मीर जाफर को पता है क्या कहते थे वो? मीर जाफर को सोने की बोरी कहते थे वो। क्या कहते थे? सोने की बोरी, जिसमें जब चाहे हाथ डालो और पैसा निकाल लो, सोने की बोरी कहा जाता था। मीर जाफर के लिए सोने की बोरी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। ठीक हो गई बात। उसके बाद तीसरा देखिए, अब मीर जाफर क्या करेगा। मीर जाफर इस षड्यंत्र से परेशान हो जाएगा और ये बंगाल में एक शक्ति होगी डच का किला कौन सा था? चिंसूरा। तो डचों से संधि करेगा और कोशिश करेगा कि डचों से संधि करके अंग्रेजों को नियंत्रित किया जाए। तो ये डचों से संधि करेगा तो अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज 1759 में, आप देखिए मैं पीछे पढ़ा चुका, बेदरा का युद्ध में डचों को पराजित कर देंगे और मीर जाफर हाथ जोड़ देगा और मीर जाफर की जगह अब नवाब कौन बनेगा? नवाब बनेगा मीर कासिम। ठीक होगी बात। बेदरा का युद्ध मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। डचों का किला आपने देख लिया, चिंसूरा है। क्यों हुआ बेदरा का युद्ध? मीर जाफर के साथ डचों की साठगांठ हो रही थी। अंग्रेजों ने इस संधि को विफल कर दिया, ये गुप्त संधि को, और अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके हमेशा के लिए डचों की शक्ति को बंगाल से समाप्त कर दिया और मीर जाफर की जगह नवाब बन रहा है अब, जिसका नाम है मीर कासिम। आप आ जाइए मेरे साथ, हम बात कर रहे हैं मीर कासिम की। मीर कासिम 1760 से 1763। अब मीर कासिम नवाब बना। आप जानते हैं इसने किसके साथ संधि करी थी? इसने करी थी, गवर्नर था जिसका नाम था वेंसीटार्ट और मीर कासिम के बीच संधि हुई थी मीर जाफर के खिलाफ। तो ये संधि हुई जिसके तहत मीर कासिम क्या बन गया? मीर कासिम नवाब बन गया। अब नवाब बनते ही इसने क्या दिया? अब कंपनी इससे भी डिमांड करेगी। वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जागीर कंपनी को मिलेगी। ठीक है। आपको देखिए पलासी के युद्ध के बाद तो क्या मिली थी? पलासी के युद्ध के बाद तो मिली थी 24 परगना की जागीर, और ये मिली है मीर कासिम से संधि के बाद। और इसके अलावा उपहार, धन, रिश्वत खूब सारी कंपनी के कर्मचारियों को देगा। कौन? मीर कासिम। सबको खुश करके गद्दी पर बैठेगा मीर कासिम। ठीक बात है। लेकिन मीर कासिम ये समझा नहीं था कि कंपनी की तो डिमांड कभी पूरी ही नहीं हो सकती थी। अगर उसकी डिमांड पूरी होती तो मीर जाफर ही कर सकता था। मीर जाफर पैसे देने में थोड़ी परेशानी कर रहा था, लेकिन मीर जाफर परेशान हो गया था। तो अब मीर कासिम ने क्या करा? मीर कासिम के कार्य देखिए। अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीर कासिम के सुधार, या मैं ऐसे लिख दूँ, बक्सर युद्ध के कारण। तो आपको समझ जाना चाहिए दोनों एक ही बात होगी। ठीक होगी बात। बक्सर युद्ध के कारण नंबर 1, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। कहाँ से कहाँ लाया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन लाया? मीर कासिम लाया। एक तो बात हो गई। और क्यों लाया? अंग्रेजी नियंत्रण को कम करने के लिए, अंग्रेजी नियंत्रण से बचने के लिए। देखिए मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा मजबूती थी, घिराव था, तो इसने अपने आप को अलग करने के लिए मुंगेर लाया राजधानी। ठीक होगी बात। दूसरा, सरकारी खर्चों में कटौती शुरू कर दी। सुधार कर रहा है ये प्रशासन में, सरकारी खर्चों में कटौती शुरू की। नंबर 3, सेना का आधुनिकीकरण किया। अंग्रेजों को तो चिढ़ होने लगी होगी इन्हीं से कि भाई ये आधुनिकीकरण कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। आय व्यय की जांच कराई, जितना करप्शन था उसकी सबकी जांच करवानी शुरू कर दी इसने। तो आप देख लीजिए वही कारण है जो टकराव होने लग जाएंगे। ठीक है। बक्सर के युद्ध की भूमिका कर लीजिए आप इसे, बक्सर युद्ध की भूमिका। अब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गई बात। बक्सर युद्ध की भूमिका कर लीजिए, आप देख सकते हैं। फिर 1717 की दस्तक, आप जानते हैं 1717 में दस्तक मिली हुई थी। दस्तक किसने दी थी? फारुखसियन ने दी थी। किसे दी थी?
केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इसका दुरुपयोग कैसे करती थी? कंपनी ही अपना माल लाने ले जाने के लिए छूट प्राप्त नहीं करती थी, बल्कि कंपनी के कर्मचारी भी अपना निजी माल लाने में भी छूट करते थे दो। और भारतीय व्यापारी जो थे वो क्या करते थे, मान लीजिए उसे 20 रुपये टैक्स देना माल लाने के लिए, वो 10 रुपये कंपनी को देता था, कंपनी के नाम की मोहर लगवाता था और अपना माल निकाल के ले जाता था। यही है दस्तक का मतलब फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट। तो मीर कासिम क्या करेगा, मीर कासिम कंपनी का तो समाप्त नहीं कर सकता। मीर कासिम ने कहा 1717 की दस्तक सबको का मतलब आप समझ गए, कोई भी आए कोई भी जाए सबके लिए चुंगी खत्म कर दी इसने। अब इसने चुंगी खत्म कर दी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंग्रेजों की जो दस्तक थी वो अब निष्प्रभावी होगी, कोई महत्व भी नहीं रह गया। भाई दस्तक तो जब ही तक थी जब चुंगी देनी पड़ती थी, अब चुंगी ही खत्म कर दी तो दस्तक का कोई यूज ही नहीं रह गया। अब इससे क्या हुआ, इससे टकराव शुरू हो गया और अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया। ठीक होगी बात। अब दोबारा से किसे बना दिया, नवाब मीर जाफर। 1763 से 65 तक रहेगा। तो मीर कासिम क्या हो गया, मीर कासिम अपदस्थ नवाब हो गया है मीर कासिम। ठीक होगी बात। आप जानते हैं 1763 में मीर कासिम को हटा दिया। अब मीर कासिम ने तैयारी कर ली है युद्ध की वर्सेस कंपनी। कंपनी का गवर्नर सेनापति है जिसका नाम है एडम्स, और वर्सेस मीर कासिम युद्ध हो रहा है जिनका नाम है 1763 में कारवा, गिरिया, उधोनाला। ये 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्ध में कौन पराजित हुआ, मीर कासिम पराजित हुआ और कंपनी जीत गई। ठीक हो गई बात। अब इसने क्या किया, इसने बक्सर के युद्ध के लिए एक समूह बनाया। किसका युद्ध, बक्सर का युद्ध। 23 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध में अंग्रेज है हेक्टर मुनरो वर्सेस 3 लोग हैं इसमें। मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम नंबर 1। नंबर 2 अवध का नवाब। नवाब कौन है, शुजाउद्दौला। अवध का भी नवाब आ गया इन त्रिगुट में, शुजाउद्दौला। और कौन है, और तीसरा है अपदस्थ नवाब मीर कासिम। तो इन तीनों का संयुक्त मोर्चा बना है बक्सर के युद्ध में, और इधर है सेना, हेक्टर मुनरो की सेना है जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और ये जो समूह है ये पराजित हुआ। पेपर में कई बार कौन कौन समूह में शामिल था ये भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको तीनों बता दिए। बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम रहा उस पे आते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो फटाफट चलते हैं। बक्सर के युद्ध का परिणाम देखिए, इसमें ना संधि होगी, 2 संधि होगी। एक होगी इलाहाबाद की संधि, मैं लिख रहा हूँ प्रथम, 2 संधि है इलाहाबाद की, दोनों का नाम इलाहाबादी है। दूसरी है द्वितीय। ठीक बात है। ये हुई मुगल बादशाह और प्लस अंग्रेज। ठीक होगी बात। और ये हो रही है अवध नवाब प्लस अंग्रेज। तो ये 2 संधि है। ये अगस्त 1765 ही है और ये भी अगस्त 1765 की है। पहले ये वाली हुई थी, फिर ये वाली हुई थी। ये 12 अगस्त को है शायद, ये 16 अगस्त को है। ठीक है, ऐसे है डेट। तो क्या संधि हुआ, नंबर 1 देखिए। अगर आप देखें तो मुगल बादशाह पहली बार किसी युद्ध में पराजित हो गया है। तो मुगल बादशाह ने क्या दिया, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 26 लाख एनुअली यानी ईयरली देने के बदले अंग्रेजों को दी।
अंग्रेजों को दी। दीवानी का मतलब होता है आर्थिक क्रियाकलाप। अब सारे आर्थिक क्रियाकलाप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज इसके बदले 26 लाख रुपए सालाना मुगल बादशाह को देंगे। इधर क्या दिया? 53 लाख के बदले निजामत। निजामत किसने दी? अवध के नवाब ने दी। और अवध के नवाब को कितने रुपए मिलेंगे इसके बदले में? 53 लाख रुपए बदले मिलेंगे। तो देखिए, दीवानी तो ली है मुगल बादशाह से और निजामत लिया अवध के नवाब से। निजामत का मतलब क्या है? शांति व्यवस्था। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर भी अंग्रेजों के पास चला गया और रेवेन्यू सिस्टम भी अंग्रेजों के पास चला गया। रेवेन्यू सिस्टम लिया है मुगल बादशाह से और लॉ एंड ऑर्डर लिया है अवध के नवाब से। ठीक हो गई बात। दूसरा, अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर क्षेत्र लिया। ठीक हो गई बात। इससे ले लिया कि हमें दे। और कड़ा, मानिकपुर मुगल बादशाह को दिया। ठीक हो गई बात। तो अब मुगल बादशाह कहां रहेगा? मुगल बादशाह पेंशनर बन गया। पेंशनर बना किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का पेंशनर बना। अब कहाँ रहेगा मुगल बादशाह? इलाहाबाद में रहेगा। कड़ा मणिपुर का क्षेत्र वही है, इलाहाबाद का क्षेत्र है। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं ये मुगल बादशाह जो है अब अंग्रेजों का क्या बन गया है? पेंशनर बन गया है। मैंने आपको जब मराठे पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि मुगल बादशाह 1765 से इलाहाबाद में रह रहा था। महादजी सिंधिया जाएंगे घोड़े लेकर और मुगल बादशाह को 1771 में इलाहाबाद से उठाकर दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। तो पहले वो इलाहाबाद में तो बैठे, तो इलाहाबाद में बैठा था इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो अंग्रेजों के साथ हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि भारतीय शक्ति बक्सर के युद्ध में पराजित हो गई थी। अब क्या परिणाम रहे उन्हें देख लेते हैं। चलिए, आपसे पूछे बक्सर के युद्ध के परिणाम, तो आप छोटे छोटे 2-4 परिणाम तो आप देख भी सकते हैं। ठीक बात है, मैं बात कर रहा हूं परिणाम की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं परिणाम की। अगर जो बात करूं, नंबर 1, पहली बार मुगल बादशाह पराजित। ठीक बात है। आप देखिए, पहली बार मुगल बादशाह अंग्रेजों से पराजित हो गया है। अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता स्थापित। आप देखिए, पलासी में तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, आप जानते हैं, वहां तो षड्यंत्र था। युद्ध तो यहां हुआ बक्सर में और हमारी 3 बड़ी शक्ति हार गई, अवध, बंगाल और आपका कौन हार गया? आपका मुगल बादशाह भी हार गया। ठीक बात है। अब मुगल सम्राट क्या बन गया? मुगल सम्राट अंग्रेजी पेंशनर बन गया है। आप देख ही रहे हैं पेंशनर बनकर कहाँ रह रहा है? वो पेंशनर बनकर अंग्रेजों के अधीन इलाहाबाद में रह रहा है। उसके बाद द्वैध शासन। अब इसके बाद मुझे यही पढ़ाना है, द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से होती है, इसे मैं समझाऊंगा। और उसके अलावा अवध ने क्या करा? अवध ने सहायक संधि स्वीकार की। ठीक है, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सहायक संधि, तो अवध ने सहायक संधि स्वीकार करी है, अंग्रेजों के अधीन आ गया है। अंग्रेज अब क्या करेंगे? अवध का प्रयोग बफर राज्य के रूप में करेंगे। कई बार पेपर में आया बफर राज्य के रूप में। आप कहेंगे कैसे? देखिए, आप मराठे दोबारा से उत्थान होगा। पानीपत के युद्ध में 1761 में मराठे हार जाएंगे हालांकि, लेकिन दोबारा से माधवराव नारायण राव के समय मराठों का दोबारा उत्थान होगा। मैंने आपको बताया भी था, मराठों का जब दोबारा उत्थान होगा तो ये अवध का इलाका है और ये बंगाल का इलाका है। मराठों का इधर से आक्रमण होगा तो बीच में अवध को अंग्रेज एक संरक्षित राज्य बना करके बफर राज्य के रूप में प्रयोग करेंगे, जिससे मराठों का प्रत्यक्ष आक्रमण अंग्रेजी क्षेत्रों पर ना हो। तो अंग्रेजों का बफर राज्य बन जाएगा कौन? अवध बन जाएगा। पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक बात है। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे द्वैध शासन प्रणाली क्या है। इलाहाबाद की संधि के बाद जो प्रशासन क्लाइव ने बंगाल में शुरू किया उसे ही द्वैध शासन कहते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ द्वैध शासन। द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा। इसे बंगाल में लागू किया क्लाइव ने। क्लाइव देखिए 1765 से 1767 तक दोबारा गवर्नर बन के आया था और इसी ने इलाहाबाद की संधि भी की थी।
इलाहाबाद की संधि क्लाइव ने ही की थी और इसी ने द्वैत शासन शुरू किया था। देखिए एक्चुअल में हुआ ये था, क्लाइव जो है प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ये वापस अपने देश चला गया था, लेकिन मांग उठने लगी इंग्लैंड में कि जब इन अंग्रेज़ों ने बक्सर जीत लिया और इसकी सूचना इंग्लैंड पहुंची तो मांग उठने लगी कि भाई उस व्यक्ति को पुनः भारत भेजा जाए जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी है। तो क्लाइव को इसका श्रेय दिया गया और क्लाइव को भारत भेजा गया है कि आप ही व्यवस्था करके आइए। तो क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि की थी, उसे ही क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही क्लाइव ने द्वैत शासन शुरू किया था। ठीक है, अब द्वैत शासन क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आप देखिए प्रशासन में ना, अगर जो मैं एक लाइन यहाँ खींच दूँ तो आप ये देखिए, ये इसे कहते हैं प्रशासनिक पिरामिड। प्रशासनिक पिरामिड में ये टॉप होता है एपेक्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो एक दूसरे के अधीन चेन जुड़ी हुई होती है, सारे के सारे पद, ये पद हैं, आप ये समझिए पद सोपान है। ठीक बात है। देखिए ऊपर से नीचे को सत्ता बहती है। सत्ता कैसे बहती है प्रशासन में? सत्ता डाउनवर्ड चलती है, ऊपर से नीचे को बहती है। यानी कि ए बी पर सत्ता का प्रयोग करेगा, बी सी पर, सी डी पर, डी ई पर, ई एफ पर। तो अगर मैं आपसे कहूँ ई और एफ में ज़्यादा सत्ता किसके पास है तो आप कहेंगे ई पर है। डी और ई में डी के पास ज़्यादा सत्ता है। इसी प्रकार से उत्तरदायित्व ऊपर को बहता है, उत्तरदायित्व चढ़ता है। ठीक, सत्ता बहती है और उत्तरदायित्व चढ़ता है। तो हमें यहाँ से पता लगा सत्ता नीचे को चलेगी और उत्तरदायित्व ऊपर को चलेगा। ठीक बात है। इन दोनों को प्रशासन में जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक बात है, बस दिशा विपरीत होती है लेकिन जुड़वा बहन कहा जाता है। बिना इनके प्रशासन नहीं होता। ठीक हो की बात। तो आप देख लीजिए, सत्ता और उत्तरदायित्व दो पहलू हैं। बिना सत्ता के उत्तरदायित्व नहीं होता और बिना उत्तरदायित्व सत्ता के उत्तरदायित्व नहीं होता, और उत्तरदायित्व बिना सत्ता के निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो प्रशासन की ये विशेषता होती है कि प्रशासन में सत्ता और उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। देखिए अब मैं इसे ऐसे लिखूं, सत्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उत्तरदायित्व। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा सत्ता होगी व्यक्ति के पास उतना ही ज़्यादा उसका उत्तरदायित्व भी होगा। अगर मैं बात करूं सी के पास डी से ज़्यादा सत्ता है तो डी से ज़्यादा सी का उत्तरदायित्व भी है। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं सत्ता और उत्तरदायित्व जुड़वा बहनें होती हैं। दोनों क्या होना चाहिए, दोनों की सत्ता व उत्तरदायित्व में संतुलन भी होना चाहिए। में क्या होना चाहिए, संतुलन। आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि जितनी सत्ता हो उसी के हिसाब से उत्तरदायित्व हो। ऐसा ना हो कि सत्ता ज़्यादा हो उत्तरदायित्व कम हो, और ऐसा भी ना हो कि उत्तरदायित्व ज़्यादा हो सत्ता कम हो। आप देखिए अब सत्ता अगर मिल जाए किसी को और उसका उत्तरदायित्व ना हो, तो मैं ऐसे कहूँ सत्ता बिना उत्तरदायित्व क्या होती है, सत्ता बिना उत्तरदायित्व अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, तानाशाही को जन्म देती है। तानाशाही को क्या देती है, जन्म देती है। आप कहेंगे कैसे, आपके पास सत्ता है, आप कुछ भी करिए और उसके लिए आप किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो आप अपनी मन मर्जी करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, तानाशाही हो जाएंगे। और अगर जो मैं कहूँ उत्तरदायित्व बिना सत्ता के संभव नहीं। ठीक बात है, संभव नहीं। आप मुझे कह दीजिए कि आपका उत्तरदायित्व है कि ये काम करना है, लेकिन उस काम करने के लिए जो इनिशियल मेरे को पावर चाहिए वो नहीं देंगे तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो सत्ता और उत्तरदायित्व में ये संबंध होता है। तो प्रशासन में दोनों साथ होनी चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए। जिसके पास सत्ता है उसी का उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब अंग्रेजों के द्वैत शासन को समझने में अगर आप ये समझ गए हैं तो बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं, आइए देखिए अंग्रेजों ने क्या किया। द्वैत शासन का मतलब क्या है, दोहरा प्रशासन। एक तरफ मैं लिख रहा हूं अंग्रेज और एक तरफ मैं लिख रहा हूं भारतीय।
अब आप देख लीजिए दोहरा प्रशासन क्या है। मैं अंग्रेजों को लिख रहा हूं वास्तविक शासक, ठीक बात है। इनको लिख रहा हूं नाम मात्र के शासक, ठीक बात है। पर्दे के पीछे से मुखौटा इन्हीं का, यानी आगे यही रहेंगे, ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पे क्या दिखता है, वास्तविक शासक ये हैं तो सत्ता किसके पास है, सत्ता इनके पास है। और उत्तरदायित्व किसका बनता है, जो सामने जो राजा बना हुआ है, जो गद्दी पर बैठा है, उत्तरदायित्व इसका बनता है। इस प्रकार से प्रशासन के बेसिक नियम कि सत्ता और उत्तरदायित्व अलग नहीं होने चाहिए, अंग्रेजों ने दोनों में अलग अलग कर दिया है, सत्ता और उत्तरदायित्व को सेपरेट कर दिया है। अब पावर तो अंग्रेजों की है, पर्दे के पीछे से सारे काम यही करवा रहे हैं, और नाम मात्र के मुखौटे बैठा दिए और ये सारा काम ये कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता किसके कहने पर कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी इनकी हो गई और पावर इनकी हो गई। इसे ही भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश काल में द्वैत शासन की संज्ञा दी गई है। इसके लिए इन्होंने, आप जानते हैं, 26 लाख रुपए के बदले दीवानी और 53 लाख रुपए में निजामत का अधिकार लिया था। अब उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए, दो उप दीवान बनाएंगे। एक तो बनाएंगे बंगाल में एक उप दीवान नियुक्त करेंगे और बिहार में करेंगे। बिहार में किसे बनाएंगे, बंगाल में नाम देख लीजिएगा, बंगाल में बनाएंगे मोहम्मद रजा खां को और बिहार में बनाएंगे शिताब राय को। उप दीवान के पद पर नियुक्त करेंगे और इनके माध्यम से सारा प्रशासन करेंगे। अब देखिए, जिसकी सत्ता है ये शोषण करवा रहे हैं इनसे, और भारतीय जो जनता है, किसान है, वो किससे नाराज होगा, अपने ही व्यक्तियों के प्रति उसमें नाराजगी बढ़ती जाएगी। तो इसका परिणाम क्या होगा, द्वैत शासन का। 1770 का बंगाल का अकाल, जिसको कह सकते हैं वो कुछ कर नहीं सकता, जो सब कुछ कर सकता है उसे कह नहीं सकते, यही है द्वैत शासन। बंगाल का अकाल पड़ेगा। आपसे पूछे गवर्नर कौन था जब बंगाल का अकाल पड़ा, तो आप कहेंगे कार्टियर था बंगाल के अकाल के समय, ठीक होगी बात। बंगाल के अकाल के समय गवर्नर कौन था, बंगाल के अकाल के समय कार्टियर गवर्नर था, ठीक है। द्वैत शासन की बड़े स्तर पे आलोचना होती रही है, ठीक होगी बात। आप कहेंगे द्वैत शासन की आलोचना के बारे में दो कथन हैं जो हमें देख लेने चाहिए। एक है कॉर्नवालिस का। कॉर्नवालिस का क्या कथन है वो मैं आपको बता देता हूं। कह रहा, विश्व में ऐसी सभ्य, धनलोलुप, भ्रष्ट, विश्वासघाती सरकार नहीं है जैसी भारत में है, ठीक बात है। ये किसने कहा था, ये कॉर्नवालिस ने कहा था। और क्लाइव ने क्या कहा था इसके बारे में वो भी देख लीजिए। क्लाइव ने कहा था, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार का राज्य है बंगाल में। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था का ऐसा राज्य बंगाल में है जैसा दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा राज्य है जैसा दुनिया में कहीं नहीं होगा, ठीक बात है, कहीं नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं क्लाइव ने ये कथन कहे हैं। मैंने आपको द्वैत शासन समझा दिया। द्वैत शासन के बाद आगे क्या होगा सिस्टम, वो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए अब इतना देख लीजिए। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना।